हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, टेस्ट में आपके सेट आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन सेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान, सुंदर सा, प्यारा सा, है ना, छोटा सा, इजी सा, है ना, सबसे इजी टॉपिक बोल सकते हो, टॉपिक है सेट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 4-5 लेक्चर लगेंगे, खत्म हो जाएगा, है ना। तो संडे से पहले पहले खत्म हो जाएगा। तो सेट क्या होता है? सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें सेट की, तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है? अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट स्टार्ट। सेट की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? तो सेट की डेफिनेशन के लिए मैं बोलूंगा, छोटे से छोटी डेफिनेशन बोलूंगा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या होता है बच्चों? A well-defined collection is called set। अब बात आई वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ही क्यों लिखा। यहां पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। चलो, कलेक्शन का मतलब आप सब जानते हो कि कलेक्शन क्या होता है, सभी जानते हैं कलेक्शन क्या होता है। व्हाट इज कलेक्शन? जैसे आपने पेन लिया, पेंसिल लिया, है ना, रबर लिया, इन सबको लेके कलेक्ट कर लिया, ये कलेक्शन हो गया। आपने राम, सीता, गीता का कलेक्शन कर दिया। कोई भी कलेक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार का कलेक्शन होता है, सारे इंक्लूड कलेक्शन। अब आप कहेंगे सर ये वेल डिफाइंड क्यों लिखा आपने? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि ये वेल डिफाइंड अपन ने क्यों लिखा। भाई कलेक्शन तक तो ठीक थी बात, पर वेल डिफाइंड क्यों लिखा, ये सोचने वाली बात है बच्चों कि कलेक्शन से पहले वेल डिफाइंड क्यों लिखा। देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एक बात बोलता हूं कि इस क्लास के, आपकी क्लास के 2 सबसे इंटेलिजेंट बच्चों के नाम बताओ। आपके क्लास के 2 सबसे इंटेलिजेंट बच्चों के नाम बताओ। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे परसेंटेज को क्राइटेरिया बनाएंगे कि 10th क्लास में किसके ज्यादा परसेंटेज आए। चलो ठीक है, 10th क्लास में ज्यादा परसेंटेज किसके आए उसको क्राइटेरिया बनाएंगे। तो बच्चों ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे क्रिकेट खेलने में माहिर है वो तो बेवकूफ है। इसका मतलब ये हुआ कि सचिन तेंदुलकर तो मतलब बेवकूफ हो गया। वो जितने भी दुनिया के विश्वनाथन आनंद जो चेस खेलता है, पूरा माइंड का गेम है, वो भी बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि उसके परसेंटेज आए या नहीं आए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्लास का वो बच्चा जो इंटरनेशनल लेवल पे शतरंज खेलने पहुंच चुका है वो भी बेवकूफ है, क्योंकि उसके परसेंटेज कम है। तो बच्चों, ये क्राइटेरिया आपने क्या बनाया पता करने का कि भाई जिसके परसेंटेज ज्यादा आते हैं। क्या ये क्राइटेरिया सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्रिकेट खेलने वाला भी तो बुद्धिमान है, तभी तो क्रिकेट में खेल पा रहा है, आप तो नहीं खेल पा रहे। अगर आप एक क्लास का कोई बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलने पहुंच जाए और उसके 50% बने 10th क्लास में, तो क्या वो बेवकूफ होगा? कभी नहीं होगा। अगर वो नेशनल लेवल पे भी खेल रहा है तो क्या वो बेवकूफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इंटेलिजेंसी का क्राइटेरिया केवल और केवल अपन पढ़ाई को नहीं मान सकते। ऐसे तो लता मंगेशकर तो क्या होगी, फिर खत्म है। जितने भी बॉलीवुड के एक्टर वो भी खत्म है। क्यों? आपने क्राइटेरिया बनाया क्लास के मार्क्स को। तो उनके क्लास में जब वो पढ़ते थे तो क्या उन्होंने टॉप किया था? कोई जरूरी नहीं है। कई 10th क्लास के फेलियर लोग भी बहुत आगे आगे पहुंच चुके हैं। बिल गेट्स को देखो, जो कई पढ़े लिखे को नौकरियां देते हैं। आप अगर IIT कर भी लेते हैं तो वहां नौकरी करेंगे, वो भी कम पढ़ा लिखा आदमी है। इसका मतलब क्या हुआ? आप बेवकूफ हो या वो बेवकूफ है? आप ही बेवकूफ हो। समझ रहे हैं? तो मतलब ये विवादास्पद चीज है। जो मैंने एक सवाल किया वो विवादास्पद है। मतलब इस सवाल का आंसर इन 2 व्यक्तियों का कलेक्शन बिना विवाद के नहीं किया जा सकता। तो वो कलेक्शन वेल डिफाइन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आप वेल डिफाइन का मतलब समझे। मैंने पूछा सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है। ठीक है, मैंने पूछा कि मोस्ट डेंजरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरियस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। पीछे से लड़कियां आवाज देगी, कॉकरोच सर, कॉकरोच। एक लड़की आवाज दे रही है, छिपकली छिपकली। अब बताओ, कॉकरोच, छिपकली। एक लड़की ने आवाज दी चूहा। अब बताओ, चूहा, कॉकरोच और छिपकली क्या खतरनाक जानवर है? ठीक है, चलो। किसी ने कहा पीछे से सर लोइन। ठीक है भाई, लोइन। तो मैंने कहा ठीक है, लोइन खतरनाक है तो स्नेक तो खतरनाक होता नहीं है। तो ऐसा कर, तू एक बार स्नेक को हाथ में ले ले, पकड़ ले हाथ से, फिर पता चलेगा। वो खटाक मारेगा, तू ऊपर पहुंच जाएगा, तेरा टिकट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये भी विवादास्पद चीज है। अगर नेशनल ज्योग्राफी वाले आदमियों को देखे
तो उनको देखते हुए तो कोई भी जानवर खतरनाक नहीं है, वो शेर को भी अपने पकड़ लेते हैं हाथ में, उसको स्नेक को भी हाथ में पकड़ लेते हैं, वो तो अपने क्रोकोडाइल को भी पकड़ लेते हैं, मतलब वो तो किसी को छोड़ते ही नहीं है। अगर नेशनल ज्योग्राफी वालों को देखें तो बच्चों को किसी को नहीं छोड़ते, वो सबको, मतलब समझ रहे हैं, वो सबको पकड़ लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये भी विवादास्पद बात हो गई। ठीक है, मैंने पूछा कि सूर्य कहां, मतलब सन राइजेज इन द, कहां होता है पता आपको? चलो ये बात विवाद, मैं अगर किसी से पूछूं कि सन किस उसमें डायरेक्शन में निकलता है, तो ये बात का आंसर क्या होगा? पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी पूछोगे तो सेम आएगा, पूरे वर्ल्ड में पूछोगे तो क्या आएगा? सेम आएगा। तो जिन जिन चीजों के, जिन जिन के आंसर्स अगर मैं किसी से भी पूछूं सेम आए, वो होते हैं वेल डिफाइंड। मैंने पूछा आपकी क्लास के 10 सबसे लंबे लड़कों के नामों का कलेक्शन, आपकी क्लास के 10 सबसे लंबे लड़कों के नामों का कलेक्शन, तो ये विवादास्पद नहीं है, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसका आंसर आप किसी से भी पूछो हमेशा वो का वो ही आएगा, हमेशा वो का वही आएगा। मैंने पूछा वर्ष के जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नामों का कलेक्शन, ठीक है, जो मंथ जे से स्टार्ट होते हैं उनका अगर कलेक्शन करें तो सेम आएगा, किसी से भी पूछो, जनवरी जून जुलाई सेम आएगा भाई। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो बच्चों आपको बात पता चल गई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब हुआ जिसमें कोई विवाद ना हो, जिसमें कोई किंतु परंतु ना हो, वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। जिसका आंसर सभी सेम दे वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। चीजें क्लियर? चीजें क्लियर। तो ये चीजें क्लियर, तो आपको समझ में आ गया कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब आपको मैंने समझा दिया। कुछ एग्जांपल अगर आपकी टेक्स्ट बुक के मैं लूं, जैसे कुछ एग्जांपल भी मैं लेके आपको साथ के साथ अगर बताना चाहूं, तो फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है, चलो फर्स्ट का तो मैंने बता दिया था, सेकेंड एग्जांपल लेता हूं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये विवादास्पद हो गया भाई, क्योंकि राइटर्स मेरा कोई और, मैं कोई और लिस्ट बनाऊंगा और कोई और बंदा और लिस्ट बनाएगा, कोई और बंदा और लिस्ट बनाएगा, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका। कोई कविताएं अच्छी लिखता है तो कोई मतलब ये नोवेल अच्छे लिखता है, कोई कुछ और अच्छा लिखता है, कोई कुछ अच्छा बोलता है, तो ये सब मामला गड़बड़ा गया, तो ये विवादास्पद हो गया, तो ये कभी भी सेट नहीं बनेगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी विवादास्पद हो गया। सब आदमी अलग अलग बनाएंगे, इंडिया वालों को इंडिया वालों की अच्छी लगेगी, ऑस्ट्रेलिया वालों को ऑस्ट्रेलिया वालों की अच्छी लगेगी। ऐसे में पूछ लूं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्रिकेटर कौन सा है, ये भी विवादास्पद बात है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। मैं कहूंगा सचिन तेंदुलकर, आप कहोगे विराट कोहली, कोई शिखर धवन को बता देगा तो कोई किसी और को बता देगा, ऑस्ट्रेलिया वाले रिकी पोंटिंग को बता देंगे, वो जो नए लड़के हैं वो कोई नया प्लेयर बता देंगे, कहेंगे ये सबसे बेस्ट है। कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, वेल डिफाइंड। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, वेल डिफाइंड। किसी से भी पूछो आंसर सेम आएगा, तो ऐसे वेल डिफाइंड होता है और वेल डिफाइंड नहीं होता। तो ये पिक्चर आपकी क्लियर। तो ये हो गया सेट का मामला कि सेट होता क्या है, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया, अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये तो ये सेट की बात है। अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो बातें होती है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होती है रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ये समझने की आवश्यकता है। बहुत ही आसान। रोस्टर फॉर्म तो बहुत ही आसान होता है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना दो, बना दो, इसके अंदर जो लिखेंगे उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स है इस सेट का, ये भी एलिमेंट्स है इस सेट का, ये भी एलिमेंट्स, ये भी एलिमेंट्स। अब अगर ये ऐसे लिख सकते हैं आप, चलो यहां तक ही लिख लो एक बार। एक एग्जांपल और देता हूं। ये था सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। सारे एलिमेंट्स लिख दो, कोमा से उसको सेपरेट कर दो। ये सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखा। अगर रोस्टर फॉर्म में आपको इनफाइनाइट नंबर लिखने हो, जैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, नेचुरल नंबर का कलेक्शन करना आपको n इजिकल टू आपको लिखना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। तो आप 1 लिखा, कोमा लिखी, 2 लिखा, कोमा लिखी, 3 लिखा, कोमा लिखी, 4 लिखा, कोमा लिखी, फिर आप थक जाओगे, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा।
तो कैसे लिखोगे इसको? तो इसको लिखने का तरीका आपको 1 2 3 गिन के 3 डेज लगा देने आगे। इसका मतलब हुआ कि ये जैसे पीछे चला है वैसा का वैसा ही आगे चलता जाएगा। कहां तक चलेगा भाई? इनफाइनाइट तक चलेगा। रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। कितना आसान था। कर्ली ब्रैकेट में डालना है, अंदर जो आते हैं वो एलिमेंट है, उनको कोमा से सेपरेट करना है। अगर इनफाइनाइट जाता है तो आगे 3 डेज और लगा देने, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न में इनफाइनाइट जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बात आती है 1 की। मैंने कहा ये 1 2 3 4 ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। सपोज मैं इसको ए मान लू, मान लू। अब एलिमेंट है, कैसे लिखेंगे? देखो 1 एलिमेंट ऑफ ए, मैं ऊपर वाले सेट की बात कर रहा हूं। तो 1 इसका ए का एलिमेंट है, तो 1 एलिमेंट ऑफ ए या 1 बिलोंग्स टू ए, दोनों बातें बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1 बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? सेट। तो 1 बिलोंग्स टू सेट ए, या आप लिख दो 1 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एक ही बात है। तो मैं तो ज्यादातर एलिमेंट्स ही बोलता हूं, 1 एलिमेंट्स ऑफ ए, है ना। और सेट ए की जगह मैं ए ही बोल देता हूं, क्योंकि बार बार सेट लंबा पड़ता है। तो 1 एलिमेंट्स ऑफ ए चलता है इतना। तो 2 को कैसे लिखोगे? 2 एलिमेंट्स ऑफ ए। तो 3 को कैसे लिखोगे? 3 एलिमेंट्स ऑफ ए। अब 5 क्या लिखोगे? 5, क्या इसमें 5 है? नहीं है। तो मैं ऐसे करके और ऐसे करके और लिखूंगा। इसका मतलब हुआ 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ऐसे लाइन खींचने का मतलब हुआ कि जो पहले होता था उसका उल्टा कर दो, अपोजिट, यानी 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर ये 1 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है तो 5 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एलिमेंट ही लिखो, ठीक है। 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो ये कहानी आपकी क्लियर हुई यहां तक रोस्टर फॉर्म में। अब आप कहेंगे सर सेट बिल्डर फॉर्म की भी चर्चा कर लो। बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था बच्चों? देखो ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाया आपने और फिर एक्स लिखा और कोलन लगाया। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो भाई, इसका ये मतलब हुआ ऑल एक्स, ऑल एक्स, और इसका मतलब हुआ सच दैट। ऑल एक्स, इसका कॉलन का मतलब हुआ सच दैट। तो इसको पूरा ऐसे पढ़ना है आपको, ऑल एक्स सच दैट। आगे यहां पे क्या आएगा? यहां पे प्रॉपर्टी आएगी। यहां पे जो एक्स है उसकी प्रॉपर्टी आएगी कि एक्स कैसा है, ये वो सेट बिल्डर फॉर्म। सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसके एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। क्या? सेट बिल्डर फॉर्म में ये एक्स आ गया, इसको पूरा कर्ली ब्रैकेट और एक्स को बोलेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स सच दैट, या ऑल एक्स सच दैट। फिर आगे प्रॉपर्टी आ जाएगी। कैसे पढ़ेंगे? ऑल एक्स सच दैट, आगे प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी क्या आएगी? जो होगी वही आएगी। तो अपन एग्जांपल लेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो ये हुई सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म पूरी समझ में आपको एग्जांपल लेने पे ही आएगी। तो इसको आप सबसे पहले नोट डाउन करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं। चलो इसको मैं क्लियर करने से पहले एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, है ना। छोटा सा एग्जांपल देके, जैसे एक वर्ड है स्कूल, एक वर्ड है स्कूल। इसको अगर मुझे कलेक्शन फॉर्म में लिखना हो, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो इसके कलेक्शन को, तो मैं लिखूंगा SCHOL। यहां कितने लेटर थे अपने पास? अल्फाबेट थे 1 2 3 4 5 6। यहां कितने? 1 2 3 4 5। आप कहेंगे सर आपने ओ को डबल क्यों नहीं लिया? तो भैया मैं कलेक्शन कर रहा हूं, कलेक्शन कर रहा हूं। तो देखो राम राम अगर 2 जगह आता है ना, तो कलेक्शन में 2 बार नहीं लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। तो मैंने ओ को 1 बार लिखा। कहने का मतलब हुआ अगर ये 2 टाइम्स यहां आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहां 1 टाइम्स लूंगा। कलेक्शन में केवल 1 बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। जैसे मैं आपको कहूं, आपको जैसे स्कूल के ये लेटर लिख के कागज पे मैं रख दूं, तो आपको उसको अंदर डालने हो एक मटकी में, तो आप क्या करोगे? ओ को 2 बार नहीं डाल सकते। ओ को 1 बार डाल दिया, दोबारा कैसे डालोगे? खत्म हो गया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? कलेक्शन बनाते हैं तो 1 टाइम्स अगर लेते हैं, 2 टाइम्स आ रखा है तो 1 टाइम्स ही उसको कंसीडर करेंगे। नंबर 2 बात, अगर मैं इसको ऐसे नहीं लिख के, अगर इसको मैं ऐसे नहीं लिख के, थोड़ी जगह देख लेता हूं मैं कितनी है मेरे पास, बहुत अच्छी जगह है मेरे पास, यहां लिख देता हूं। अगर मैं इसी कलेक्शन को ऐसे लिख देता CSOHL, तो क्या ये दूसरा कलेक्शन बन जाता? सोचो,
क्या ये दूसरा कलेक्शन बन जाता? बिल्कुल नहीं बनता। कलेक्शन में आपस में इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कलेक्शन वो का वो ही रहेगा। इस बात को यूं समझो, ये 5 अल्फाबेट आपने एक मटकी में डाले, पहले SCHOL इस क्रम में डाले, CSOHL इस क्रम में डाले, मटकी के अंदर डाल दिए, मटका होता ना मटका पानी का, उसमें तो कलेक्शन तो सेम ही बना ना भाई, सारे अंदर जाके कलेक्शन तो सेम ही बन रहा है। कलेक्शन को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी इनका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, पहले S लिखो या पहले C लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो बातें और दिमाग में रखना, क्या कि अगर डबल टाइम रिपीट होता है कोई लेटर तो उसको सिंगल टाइम कंसीडर करना है, और अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। मैंने दो एग्जांपल लिखे, आपको समझ में आ गया कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने क्या लिखा? देखो मैंने ये बताया था, कर्ली ब्रैकेट आता है, ये एक्स आता है, कोलन आता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल एक्स सच दैट, फिर यहां प्रॉपर्टी आ जाती है कि एक्स की क्या प्रॉपर्टी है? एक्स इज एन इंटीजर। प्रॉपर्टी में लिखा कि एक्स एक इंटीजर है एंड -3 से ग्रेटर है एक्स, लेस देन 7 है। -3 से ग्रेटर है एक्स, लेस देन 7 है। बच्चों पिक्चर क्लियर आपके? ऐसा इंटीजर जो -3 से ग्रेटर हो, 7 से लेस हो, तो अगर मैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, अब ये सेट बिल्डर को मैं किस में चेंज कर रहा हूं? रोस्टर में। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं? यहां मैं सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। सेट बिल्डर को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं बच्चों? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। एक्स एक इंटीजर है, -3 से ग्रेटर, 7 से लेस है, मतलब -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 7 से लेस है। 7 से लेस मतलब 6 तक, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटे सारे इंटीजर्स मैंने लिख दिए। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म आ गई? रोस्टर फॉर्म आ गई बच्चों। इसका मतलब जो अंदर प्रॉपर्टी गिवन है उस प्रॉपर्टी को अपन को क्या करना है? ऐसे लिख देना है, वो रोस्टर फॉर्म हो गई। और रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट एक्स कोलन बना के ये प्रॉपर्टी में डाल देना, ऐसे लैंग्वेज में इसको लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 बी देखते हैं। क्या बोला? एक्स, ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब मुझे बताओ 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6। अब 6 से छोटे हैं तो 5 तक लोगे, तो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, पिक्चर क्लियर दोस्तों, ये पिक्चर क्लियर। ये ए हो गया, ये बी हो गया, पिक्चर क्लियर दोस्तों, पिक्चर क्लियर। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए जो 6 से छोटे हैं, लेस हैं। ये हो गया भैया बी। तो क्या हुआ? ये हो गया भैया। किस में चेंज किया? सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज किया। आप कहेंगे सर, मैं बोलूंगा यस। तो फिर रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में भी चेंज, मतलब रोस्टर को सेट बिल्डर वाले भी करा दो चेंज करना। मैं बोलूंगा बिल्कुल कराएंगे यार, क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराते हैं। लो देखिए, देखो ये मैंने गिवन दिया, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, x इज इक्वल टू 3 6 9 12 है। कौन सी फॉर्म में है? कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट, रोस्टर फॉर्म में। किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इनको अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है दोस्तों, ठीक है। सो बच्चों कैसे करोगे? देखो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एक्स और कोलन। यहां एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, यहां पे बनाया एक्स, ऑल एक्स सच दैट, यहां तक आ गया मामला। अब देखो ये क्या है? ये 3 का मल्टीपल है, तो x क्या है? x इज इक्वल टू 3n लिख दो। अब 3 का मल्टीपल है, n को डिफाइन करना जरूरी है, वरना 3 का मल्टीपल कैसे बनाएंगे? तो n को नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, तो n एलिमेंट ऑफ n, तो n नेचुरल नंबर है, तो 1 पुट करने पे क्या आएगा? 3, 2 पुट करने पे 6, 3 पुट करने पे 9, 4 पुट करने पे 12 है, 5 पुट करने पे 15। बच्चों ऐसे चलता जाएगा, आगे आगे से आगे ऐसे चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब n तो देखो इनफाइनाइट तक जाता है नेचुरल नंबर, तो ये तो टेबल 3 की टेबल चली, 3 6 9 12 15 18 21 24, लेकिन कहीं रुक नहीं रही, इनफाइनाइट तक चले ही जाएगी।
तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो फिर अपन क्या कर दें, अपन कह दें कि n इज लेस देन इक्वल टू 4। इतना सा लिख दो, n इज लेस देन इक्वल टू 4। अपन ने लिखा n एलिमेंट ऑफ n, यानी n नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा या बराबर है। तो मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से और बराबर 1 2 3 4। मतलब n एलिमेंट ऑफ n और n लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब हुआ अपन कौन कौन से नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4। तो यहां क्या पुट करोगे, 1 तो 3, 2 पुट करोगे तो 6, 3 पुट करोगे तो 9, 4 पुट करोगे तो 12 है। तो ये अपना बन गया क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ये आ गई पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, ये बन गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ये आ गया। पिक्चर क्लियर दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगी। तो ऐसे आपको समझ में आ गया। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आंसर बुक में अलग भी हो सकता है, क्योंकि इसको लिखने के हजारों तरीके हैं। क्योंकि अपन इसको अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हजारों तरीके हैं, तो बुक में आंसर डिफरेंट हो तो डरना मत, आपका भी सही है, बुक का भी सही है। बुक में केवल एक आंसर दे सकते थे, इसलिए उन्होंने दिया। आगे बढ़ो। अब यहां 525, 125, 625, बच्चों ध्यान से देखो इसको, क्या क्या हो रहा है, इसका क्यूब हो रहा है, तो x क्यूब हुआ है बच्चों। ध्यान दो आप, क्या हो रहा है, इसका क्यूब हो रहा है। तो क्या करोगे, सोचो एक बार, तो सोचो बच्चों क्या हो रहा है। देखो 5 का पहले स्क्वायर हुआ, फिर क्यूब हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक है। तो क्यूब भी हो रहा है, 4 भी हो रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है, सबके सब होते जा रहे हैं। 5 का स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, 4 हुआ। इसका मतलब अपन क्या करें, 5 पे एक पावर चढ़ा दें, और ये पावर किसके इक्वल होगी, तो x के इक्वल लिख दो। x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n। ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n लिख दो। 5 की पावर n लिखने का फायदा क्या हुआ, n अगर अपन 1 करेंगे तो 5, 2 करने पे 25, 3 करने पे 125, 4 करने पे 625। तो अब n को कैसा रखना पड़ेगा, नेचुरल नंबर रखना पड़ेगा। इंटीजर करने से तो गड़बड़ हो जाएगी। तो n एलिमेंट ऑफ n, n एक नेचुरल नंबर है बच्चों। n एक नेचुरल नंबर है, तो यहां 1 पुट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8। लेकिन मुझे कहां तक चाहिए, मुझे ये 5 की पावर 4 है, यहीं तक चाहिए। तो मैं एक रेस्ट्रिक्शन लगा दूंगा कि n लेस देन इक्वल टू 4, n 4 से छोटा या बराबर है, तो n एलिमेंट ऑफ n है, n लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4। तो यहां पे 1 रखेंगे तो 5, 2 रखने पे 5 स्क्वायर, 3 रखने पे 5 क्यूब, 4 रखने पे 5 4। तो ये अपना वापस वो का वही आ जाएगा। तो ये बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई पूरी की पूरी, ये हुई थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को अपन ने इस बार किसमें कन्वर्ट किया, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बच्चों आपका ये जो एनसीईआरटी का टॉपिक था 1.1, एक्सरसाइज 1.1, इन सबको पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अब करने के बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 आप कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।